नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है तो आपको बता दें कि सारी रियासत तेलंगाना में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में हमारे जो आबी ज़खायर है यानी उस्मान सागर और हिमायत सागर, आपको बता दें कि उसमें से हिमायत सागर के कम से कम 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 10,000 कासेक्स पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे में इस मरतबा मूसा नदी कुछ भीग जाएगी। तो बहरहाल मूसा नदी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब पानी का बहाव वहाँ से होगा, लेकिन मूसा नदी कहाँ बाकी रही है? अब तो ये मूसा नाला हो गया है और आप देखेंगे कि किस तरह नाजायज़ कब्ज़ों के ज़रिए मूसा नदी को मूसा नाले में तब्दील कर दिया गया है। वैसे भी मजहबी ढांचे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर तामीर कर लिए गए। हद तो यह है कि मूसा नदी में ही नहीं बल्कि मूसा नदी के किनारे भी आप देखेंगे कि जा बजा यानी गैर कानूनी तौर पर मजहबी ढांचे तामीर कर लिए गए हैं और ये सब कुछ पुलिस के और बल्दिया के, हुकूमत के और सरकारी अहदेदारों के नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन सब के सब मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो बहरहाल हैदराबाद मेट्रो पॉलिटीन सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की एक बयान आया है। उसमें बताया गया है कि हिमायत सागर की सतह पूरी हो गई, जिसके नतीजे में हिमायत सागर के 8 दरवाजे खोलने का फैसला किया गया। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक उस्मान सागर का सवाल है, हिमायत सागर का सवाल है, उसकी जो यानी पानी की गुंजाइश है तकरीबन 1763 है और खुशी की बात यह है कि इस मरतबा बारिश के नतीजे में हिमायत सागर 1763.50 यानी भर गया है, यानी लबरेज हो गया है और पानी छोड़ना बहुत ज़रूरी था। इसी तरह उस्मान सागर जो है फुल टैंक लेवल उसका है 1790 फीट, लेकिन उस्मान सागर की जो सतह आब है वो 1785.30 हो गई है। तो बहरहाल चादरघाट है, मूसाराम बाग है, अत्तापुर, जियागुड़ा और बहादुरपुरा से लेकर राजेंद्र नगर, बंदलागुड़ा, नारसंगी, फूलबाग और नागोल के जो मकामात है वहाँ के मकीनों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो एहतियात बरतें। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथी अशर यासिर हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह स्कूल्स को भी हाफ डे तातील का यानी हॉलीडे का ऐलान कर दिया गया है। 3 दिन तक ये तातीलात रहेंगी। जी सर, 3 दिन तक इसका ऐलान किया गया है कि हाफ डे करेंगे। वहीं आईटी कंपनी से भी हमने देखा 2 दिन पहले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक गुजारिश की थी कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए एम्प्लॉयज़ को, जो स्टाफ है उसको भी, लेकिन अभी उन चीज़ों को अमल में लाया नहीं गया है क्योंकि आईटी कंपनीज़ का ये कहना है कि अभी हमें उस सेटअप को बिठाने में थोड़ा समय लग जाएगा, टाइम रहेगा जी। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से बारिश हो रही है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो पहले जो महकमा मौसमियात की जो अपडेट आती है जी। उसको देख लें। उसके बाद फिर क्योंकि अगर बारिश रास्ते में हो जाती तो नो डाउट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता, उसमें भी आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तेलंगाना में भारी बारिश जो है जारी है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी के आंकड़ों के मुताबिक रात भर हुई बारिश ने कई ज़िलों को भिगो दिया है, मतलब वो ज़िले जो हैं पूरी तरह से डूब गए हैं, जिनमें 3 स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने जाने वाली कई फ़्लाइटें जो हैं बुधवार को रद्द कर दी गई थी मौसम ख़राब की वजह से, या फिर उनके जो रूट थे वो डाइवर्ट कर दिए गए थे। तो और फिर जो हमारी ट्रेन वाली चीज़ें हैं वो भी कुछ ना कुछ इसमें भी क्या बोलते हैं, ट्रेन भी डिले हो रही हैं। इन सब चीज़ों की वजह से यही कहा जा सकता है कि गैर ज़रूरी आप बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी आप सफ़र ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है तभी सफ़र करें और वो भी आप देख करके सफ़र करें कि जो IMD है उसकी क्या अपडेट हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल तेलंगाना में GHMC जो है वो नालों में और गड्ढों में काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है कि पानी जो है जल्दी वहाँ से ख़त्म हो जाए, इतना ज़्यादा जल भराव ना हो। तो उसके लिए भी अगर यही चीज़ थोड़ा पहले की जाती सर, तो इसमें जो अभी चीज़ें सामने आई हैं कि आप अगर गच्ची बावली से निकल करके इधर आना चाहेंगे, शेखपेट नाला जो फ्लाईओवर बना है उसमें आपको 2.5 से 3 घंटे लगे जा रहे हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि पानी भरा होता है एंड देन ट्रैफिक हो जाता है। तो यही चीज़ें अगर थोड़ा पहले कर ली जाती तो शायद इतनी परेशानियाँ ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से की जा रही हैं वो सही है कि आगे भी अभी ये मौसम जारी रहेगा। और इसके लिए हमने देखा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने जितने भी क्या बोलते हैं ज़िलों के लोग हैं, IAS IPS जो भी वहाँ पे कलेक्टर्स हैं, उन सब की मीटिंग की है और इसमें ये कहा गया है कि
राहत और बचाव कार्य के लिए हमेशा रेडी रहिए और कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उस पर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर फ़ौरन वहाँ पे लोग भेजे जाने चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है अभी कर देंगे वाला कोई सिस्टम नहीं है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का सवाल है उसे अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि हैदराबाद वसत इख्तियार करता जा रहा है, एक बहुत बड़ा शहर है। और आप देखेंगे कि आज शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है या सीवरेज सिस्टम है वो हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर या फिर उनके वालिद मोहतरम महबूब अली पाशा के ज़माने का है। तो ऐसे में जिस तरह के तोग़यानी के मौके पर महबूब अली पाशा की हुकूमत ने इक़दाम किए थे, और आप देखेंगे कि किस तरह 2 रिजर्वायर्स की तामीर अमल में आई थी आबिद ज़खायर की, ताकि हैदराबाद तूफ़ान और तुग़यानी से महफूज रह सके। और उस्मान सागर और हिमायत सागर की शक्ल में आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। और जहाँ तक हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर का सवाल है, तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जिस अंदाज में बनाया गया था, आप देखेंगे कि तकरीबन 79 ईयर्स तो अब तो आज़ादी को हुए हो रहे हैं, लेकिन उनकी हुकूमत यानी 1911 से उन्होंने इक़्तिदार संभाला था, तो उसके बाद से जिस तरह हैदराबाद को सजाया गया, संवारा गया और तो आफात समावी से बचाने की कोशिशें की गई, तो ऐसे में मौजूदा हुकूमतों का भी ये फ़र्ज़ बनता है, जमहूरी हुकूमतों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हैदराबाद के इंतज़ाम उसी अंदाज़ में करें और आवाम को राहत पहुँचाए। जहाँ तक हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का सवाल है, तो आप देखेंगे कि ये महकमे को भी जो मुलाजिमीन हैं उनके जो रुख्सतें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं, छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। और चीफ मिनिस्टर जैसा कि अरशद यासिर ने कहा है कि कलेक्ट्रेट तमाम कलेक्ट्रेट को चौकस रहने की इजाज़त यानी हुक्म दिया है, और कलेक्टर से लेकर जो आम अहदेदार है वो भी चौकसी इख्तियार किए हुए हैं। तो बहरहाल ये तो बारिश की खबर रही है, और आप देखेंगे कि बारिश के बावजूद भी ट्रैफिक इस कदर ज़्यादा है, जैसा कि उन्होंने अरशद यासिर ने कहा कि अगर आप शेखपेट की तरफ जाएंगे तो 2-2 घंटे आपको बारिश यानी ट्रैफिक में रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक मजदूद हो जाती है। तो ऐसे में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। हाल ही में हमारे चीफ मिनिस्टर ने कई ममालिक का दौरा किया, जिसमें जापान का भी दौरा शामिल है। वहाँ बारिश से किस तरह निपटा जाता है ये भी देखना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ होती है, क्योंकि हमारी आबादी भी बहुत ज़्यादा है और जो मैनहोल कवर्स है बहुत कम फासले पर नस्ब किए जाते हैं या फिट किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप बारिश की पानी की निकासी के लिए मैनहोल कवर को हटाते हैं तो लोगों के लिए, खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ख़तरा पैदा हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि आज कल हमारे जो राहुल गांधी है वो मुर्दों के साथ चाय पी रहे हैं। ये समझकर, ये सुनकर आप हैरत ज़दा हो गए होंगे कि मुर्दों के साथ कौन कैसे चाय पीता होगा। लेकिन आपको बता दें ये इलेक्शन कमीशन का कारनामा है कि जो लोग ज़िंदा है उन्हें इस कालम में डाल दिया गया है कि वो अब मुतवफ़ी हो चुके हैं, अनजानी हो चुके हैं, यानी मुर्दा वोटर्स हैं और उनके नाम हज़फ कर दिए गए हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि राहुल गांधी उनसे मिलते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, तो इस बात का बड़ा सबूत है कि वो मरे नहीं हैं, बल्कि जानबूझकर उन्हें मार दिया गया है वोटर लिस्ट में। तो चलते हैं बिहार में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और राहुल गांधी ऐसे लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह इलेक्शन कमीशन को बेनकाब किया है उसकी सबसे बड़े के कई एक सबूत उन्होंने दिए हैं कि कई ऐसे लोग हैं, कम अज़ कम अगर आप देखेंगे सिर्फ कर्नाटक में 33,000 लोग ऐसे हैं जिनके मतलब वोटर आईडी जो है वो एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 है। इसके अलावा उनके नामों का इंदराज सिर्फ कर्नाटक में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के वोटर लिस्टों में भी है। तो अब इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है और उस दाल में काला को राहुल गांधी ने पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। अब तो हाल ये हो गया है कि खुद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले एक बयान दिया, कहा कि कुछ गलतियां तो हुई हैं, लेकिन अब गलतियां हुई हैं तो फिर अभी आप देखिए अरशद यासिर कि किस तरह बीजेपी जवाबी वार करने की नाकाम कोशिश कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस के जो कायदीन जीते हैं वोट चोरी का नतीजा है। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने भी बताया कि कांग्रेस के कायदीन जो जीते हैं वोट चोरी का नतीजा है। और इसी तरह कल हमने देखा कि अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अखिलेश यादव जो जहां से जीते हैं वहां पे भी वोट चोरी से वो जीते हैं। तो अब आप अपने ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हो, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी सीट पे भी जो कांग्रेस के लीडर हैं जो उनके अपोजिशन में खड़े थे अजय राय, उनको वहाँ के लोगों ने एमपी कहना शुरू कर दिया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने। उन्होंने कहा कि आप हमारे एमपी हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस देश में देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनको वहाँ की जो जनता है, अंधभक्तों के अलावा जो लोग हैं वो एमपी नहीं मान रहे वहाँ का। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने भी बोला कि जिस तरह से राहुल गांधी मरे हुए लोगों के साथ, मुर्दा लोगों के साथ चाय पी रहे हैं,
तो उनको मारने वाले कोई और नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी काफ़ी समय से कह रहे हैं कि आप हमें एक डिजिटल डाटा दीजिए जिससे हम चीज़ों को क्लियर कर सके, लेकिन वो डाटा नहीं दिया जा रहा है। और जब आप सवाल इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं तो उसका जवाब या फिर उसके मतलब उसके एवज में जो और चीज़ें इल्ज़ामात लगाने हैं वो बीजेपी लगा रही। तो इससे आप ये भी एक चीज़ देख सकते हैं कि जो अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी या कि सरकार जो है वो चुनाव आयोग को चला रही है, तो जब जवाब उधर से आ रहे हैं तो उससे ये अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया जा सकता है कि इस वक्त चुनाव आयोग किस तरह काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने अभी बिहार का जिक्र किया है कि बिहार में SIR के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारे लोगों के डबल 2 एपिक नंबर सामने आए हैं, जिसमें जो है बिहार के डिप्टी CM जो है उनका भी नाम शामिल है। लेकिन वहीं एक खबर और सामने आई है कल की, अब बिहार के बाद बंगाल में भी SIR शुरू हो रहा है। बिहार के बाद बंगाल में मतदाता सूची का SIR शुरू होने जा रहा है। 8 अगस्त को चुनाव आयोग ने राज्य को एक लेटर लिख के भेजा है और इस लेटर में कहा गया है कि आपके यहाँ भी हम SIR करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि अभी से पहले प्रोग्राम में मैं बोला था कि पश्चिम बंगाल में अगले साल ही चुनाव होने और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी चीज़ बोली कि आप SIR करवा रहे हैं, इससे कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन आपकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए गए थे। उसके बाद ही हमने ये भी देखा कि उससे बाद बिहार के जो अपोजिशन लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगा। उन्होंने कहा हम SIR के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ हमें कि किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, किस तरह से लोगों से उनकी जानकारियाँ ली जा रही हैं, इसके हम ख़िलाफ़ हैं। तो अब इस तरह अभी तक ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि बिहार में जो है इलेक्शन से बहुत कम टाइम पहले ये किया जा रहा है, तो अब ये बंगाल में पहले से इन्होंने दे दिया है। और बंगाल सरकार का ये कहना है कि हमें सिर्फ लेटर दिया गया, अभी डेट और तारीख नहीं बताई गई है। और इस तरह से हमने ये भी देखा कि कल जगन मोहन रेड्डी ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने जो आंध्र प्रदेश में चुनाव हुए थे उसमें ये बताया गया है कि 12.5% वोटों का अंतर रहा था, जो है कल जगन मोहन रेड्डी की तरफ से बताया गया था कि 12.5% वोटों का अंतर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे TDP की या NDA की सरकार बनी है। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप तो मोदी जी के बहुत करीब थे जब आप सत्ता में थे, हर चीज़ में मोदी जी से आप जब कब मिलने चले जाते तो आप मोदी जी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी एक अप्लाई होती है कि जब देश का एक बड़ा अपोजिशन जो है गठबंधन इंडिया, वो पूरा SIR का जो है क्या बोलते हैं विरोध कर रहा है, तो फिर ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो क्यों नहीं बाहर निकल के उस तरह से सामने आ रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक जगन मोहन रेड्डी का सवाल है, साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हैं वो, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी के नतीजे में NDA हुकूमत चल रही है, और अगर ये यानी उसकी तायद वापस लेते हैं तो फिर उसकी हालत ख़राब हो सकती है। अब चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के दरमियान जो अख्तलाफात है, ये सियासी अख्तलाफात है और इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी का ये इल्ज़ाम है कि रेवंत रेड्डी के ज़रिए चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से राब्ते में हैं। तो इसका मतलब ये है कि कभी ना कभी चंद्रबाबू नायडू मोदी हुकूमत से की ताई से दरबदर हो सकते हैं, उनका ये कहना है। लेकिन हो सकता है कि ये गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए भी उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है। तो बहरहाल जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में जिस अंदाज में SIR किया गया है, यानी स्पेशल इनमें इंटेंसिव रिवीजन किया गया है, वोटर लिस्ट पे 65 लाख से ज़ायद अफराद के नामों को हज़फ कर दिया गया है। किसी के बारे में कहा गया है कि ये तो मर गए हैं, किसी के बारे में कहा गया है कि ये दूसरी रियासत मुंतकिल हो गए हैं। तो इस तरह के बहानों से तकरीबन 65 लाख राय दहिंदों के नामों को निकाल दिया गया है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा है, ऐसा लगता है कि पूरा सुप्रीम कोर्ट भी हुकूमत की हाम यहाँ यानी इलेक्शन कमीशन की हाम यहाँ मिला रहा है, और हम सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद भी नहीं कर सकते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि अदलिया पर भी, उसकी जानिबदारी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, उसके शफाफियत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अगर कोई एक इदारा बच गया
गया है करप्शन से या फिर ग़ुलाम बनने से, तो वो और हुकूमत के इशारों पर नाचने से, तो वो हमारे ख्याल में अदलिया है। और अदलिया भी अगर इस तरह के फैसले देने लगेगा तो फिर समझिए कि लोगों के शुक्र कुछ बात अदलिया पर बढ़ते जाएंगे, अदलिया पर उंगलियां उठती जाएंगी। और जहाँ पर इंसाफ का कत्ल होता है तो समझिए कि वहाँ जमहूरियत का भी कत्ल हो जाता है, सेकुलरिज्म का भी कत्ल हो जाता है और उसूलों का, इंसानी इक़दार का भी कत्ल हो जाता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे का जो फैसला आया और उसका जो फैसला देने वाला जिसकी क़यादत में वो फैसला दिया गया था, रंजन गोगोई, वो आज देखेंगे कि राज्यसभा में बैठा हुआ है और उसे किस बात का इनाम दिया गया है ये तो वो ही जानता होगा और नरेंद्र मोदी भी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अदलिया अगर तासुब व जानिबदारी का मुजाहरा करेगी तो फिर इंसाफ का कत्ल हो जाएगा और कोई भी अदलिया से रुजू नहीं होगा। तो ये बिहार की हम बात कर रहे थे। बिहार में जिस तरह से SIR के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स किए हैं वो अफसोसनाक है, ये अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं। लेकिन मगरबी बंगाल की अगर बात करते हैं तो अब मगरबी बंगाल की जो शेरनी है, लॉयनेस ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी से आप देखेंगे कि मर्द होने के बावजूद भी और 56 इंच का सीना होने का दावा करने के बावजूद भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब के सब कांपते हैं, उनसे डरते हैं, उनसे सहमे रहते हैं। और अब वहाँ पर बेचैनी पैदा करने के लिए SIR का खेल खेला जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये खेल इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर लिए, इंडिया ब्लॉक के कायदीन को होश में आना चाहिए, हरकत में आना चाहिए और हर तरह से जमहूरी अंदाज इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज के रिमार्क्स कर रही है उससे तो ऐसा लगता है कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देगी। इस तरह के हालात दिखाई देते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो खबर रही मुर्दों के साथ चाय पीने की, लेकिन आप अंदाजे कीजिए अगर जिंदा भी हो तो अगर आपके पास जमहूरियत को बचाने का एहसास ना हो तो फिर आप जिंदा नहीं बल्कि एक मुर्दा लाश है। तो हम लिए चलते हैं आपको गजा में। आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कत्ल गारतगिरी की जा रही है, आज ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जिंदा लाश बन गई है। उसका एहसास, उसके जज्बात ख़त्म हो गए हैं और उसमें जो इंसानियत पाई जाती थी वो भी रुखसत हो चुकी है। मिसाल के तौर पर इसराइल हर रोज़ 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है और हद तो यह है कि 500 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो रहे हैं और जिनमें बच्चों की और ख़वातीन की अक्सरियत है। लेकिन आप देखेंगे कि सारी दुनिया, तकरीबन 195 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी रुकन ममालिक हैं 193। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 2 ममालिक तो मुबस्सिर कह सकते हैं। तो कहने का मतलब एक तो वेटिकन सिटी है और दूसरा एक फ़लस्तीन है। लेकिन 193 ममालिक भी हुकूमतें जो है इंतहाई खामोश है और सब में ख़तरनाक किरदार 57 ममालिक का है। उन 57 ममालिक का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के अरकान है, ये मुस्लिम ममालिक है या मुस्लिम अक्सरियती ममालिक है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसराइल को फ़लस्तीनियों के कत्ल आम से रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। हद तो यह है कि भूख के नतीजे में जो शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी, उनकी तादाद 235 हो गई है और मरने वालों की जो शहीद हुए हैं जुमला वो 70,000 के करीब पहुंच गई है। यहाँ से बिल्कुल सही, 70,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी कल ही एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि बमबारी और भूख के बाद अब एक और नई चीज़ों से बच्चों की मौत हो रही, वो है बीमारी। वो एक बीमारी ऐसी आ गई है वहाँ पे कि उसमें एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी असर नहीं कर रही हैं, जिसकी कल रिपोर्ट सामने आई थी। तो उससे भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ की हालत अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है और उनके पास सपोर्ट जाने नहीं दिया जा रहा, तो इसके लिए जो आपने 57 ममालिक का नाम दिया वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी जो बयान जारी किया उसमें कहा गया है कि 24 घंटे में तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। तो इससे अंदाज़ा रोज़ जो है अगर 150-300 लोगों की मौत होती रहेगी तो वहाँ की पॉपुलेशन किस तरह से ख़त्म होगी। और फिर अगर इस तरह की मौतें होती तो इससे लोगों में एक बीमारियां भी पैदा होती हैं, क्योंकि आपके पास रहने के लिए घर नहीं, आप टेंट में रह रहे हो। दूसरी चीज़, बारिश हो रही है, ठंड का असर है और पानी का इतनी सारी समस्याएं हैं, उसमें भी लोग बीमार हो जाते हैं। क्योंकि आपने अभी जो अल जज़ीरा की एक ख़बर सामने आई थी, इसमें कहा गया था कि हमारे जितने भी वहाँ पे रिपोर्टर थे सबको मार दिया गया है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो लोग वहाँ की खबरें बाहर दे सकते हैं उन सबको ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि वहाँ की जो अंदर क्या चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बैठ के हम वहाँ की चीज़ें इतनी आसानी से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो भी अभी तक खबरें आती थी वो उन्हीं रिपोर्टर्स की तरफ से आती थी, जो वीडियोज़ आती थी वो भी उन्हीं रिपोर्टर्स की तरफ से आती थी। अब उनको ही ख़त्म कर दिया गया है। तो इसके लिए भी जो क्या बोलते हैं अक़वाम मुत्तहिदा है या फिर और जो ममालिक हैं उनको
एक्शन में आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि दुनिया में इतने ज़्यादा जो है ताकतवर ममालिक हैं, लेकिन अभी तक गाज़ा के लिए किसी भी मतलब लोग ये कह रहे हैं कि हम इसको जो है एक राज्य का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन उसके क्या बोलते हैं, राष्ट्र का दर्जा दिलाएंगे, लेकिन अभी तक उसके सपोर्ट में उस तरह से कोई आ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न अभी तक सामने नहीं आ पा रहा। रीज़न उसका ये भी हो सकता है कि ट्रम्प का जो एक अलग इस वक्त दिमाग चल रहा है कि जो भी उनके अगेंस्ट बोल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, जिस तरह हमने देखा कि ब्रिक्स में जो चीज़ें हुई थी उसके बाद उन्होंने ब्रिक्स के देशों पे एक अच्छा खासा टैरिफ लगाने की बात कह दी थी। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई उस हिसाब से बोलेगा तो शायद उसके ऊपर टैरिफ की मार पड़ सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जिस वजह से बहुत सारे ताकतवर ममालिक जो हैं वो अभी खोल करके सामने नहीं है। इंटरनल नो डाउट उनकी बातचीत चल रही होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन खुल के जो सामने आना है वो अभी नहीं आ पा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक जाफर यासिर ने कहा है कि जो सहाफ़ियों को निशाना बना रहा है, 195 सहाफ़ी अब तक शहीद हो चुके हैं इसराइल के हाथों, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस तरह चाहता है कि वहाँ की जो ख़बरें हैं मंजर आम पर ना आए, वो बरहना ना हो जाए, वो बेनकाब ना हो, उसके जुल्म और जबर जो है वो दुनिया के सामने ना आए। लेकिन याद रखिए, कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। ये जो दुनिया है ये ग्लोबल विलेज है, यानी आलमी गाँव में तब्दील हो चुकी है, और जो फासले थे वो मिट चुके हैं। और ये इंटरनेट का ज़माना है, IT का, AI का ज़माना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। और हम देख सकते हैं कि किस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों को वो का कत्लेआम कर रहा है, उनकी नस्ली तत्हीर कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। और इस तरह के जुर्म के बावजूद भी दुनिया खामोश है। लेकिन दुनिया खामोश नहीं, बल्कि हुक्मरान जो खामोश है, हुकूमतें हैं वो खामोश है। आम आवाम तो सड़कों पर भी निकल आ रही हैं। बरतानिया में देखिए कि वहाँ का सबसे बड़ा एहतजाज फ़लस्तीनियों के हक़ में किया गया है। इसी तरह अगर आप कनाडा की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त एहतजाज हो रहे हैं। और इन ममालिक ने फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन ये सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में ये ऐलान किया जाएगा कि हम फ़लस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बौखलाहट का शिकार नेतन्याहू इस अंदाज में पागल यानी जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है कि वो फ़लस्तीनियों को कत्ल ही करते जा रहा है। हद तो यह है कि जो शोहदा की खबरें हैं उन पर बमबारी की जा रही है, उन्हें फिर दोबारा शहीद किया जा रहा है। लेकिन हम सलाम करते हैं फ़लस्तीनियों को और फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में एहतजाज करने वालों को कि उन्होंने लाख मुखालिफतों के बावजूद भी इसराइल की मुखालिफत में ना सिर्फ नारेबाजी की है, बल्कि बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली हैं, बड़े बड़े जलसे किए हैं, बड़े जुलूस निकाले हैं, और इसराइल को बरहना करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आलमी बरादरी का सवाल है, उसकी मुजरिमाना खामोशी एक दिन उसे ले डूबेगी। लेकिन ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, ट्रंप सिर्फ यूक्रेन की फिक्र में लगे हुए हैं और ख़ुद को अमन का नोबल इनाम यानी हासिल करने या दिलाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान ने उनको अमन का नोबल इनाम देने की सिफारिश की है। हद तो ये है कि इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि हमने आपको अमन का नोबल इनाम दिलाने की सिफारिश की है क्योंकि आपने जंगें रुकवाई हैं। और फिर हिंदुस्तान के बारे में जॉन बोल्टन, जो साबिक़ मुशीर कौमी सलामती है अमेरिका के, उनका एक बयान आया है कि भाई आपसे अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ट्रंप नाराज़ है, उन्हें मनाने के लिए आपको चाहिए कि आप भी एक सिफारिश कर दें कि ट्रंप को आलमी सतह पर अमन की बरकरारी के लिए अमन का नोबल इनाम दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक ट्रंप के टैरिफ का सवाल है, तकरीबन 90 ममालिक आपको बताता हूँ कि मुतासिर हैं, और उसमें हिंदुस्तान, ब्राज़ील, चीन बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ताहम अगर इनमें देखा जाए तो हिंदुस्तान को जानबूझ सर फहरिस्त है। और हद तो यह है कि क्यों सर फहरिस्त है, इसलिए सर फहरिस्त है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी रियासत का हो रहा है तो सिर्फ गुजरात के 3 शहरों का है। वहाँ पर कट और अनकट यानी तराशीदा और गैर तराशीदा जो हीरे हैं, तकरीबन 2 लाख लोगों की ज़िंदगी को खतरा पैदा हुआ है, उनके रोज़गार को खतरा पैदा हो गया है। और उसके लिए ट्रंप जिम्मेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी की खामोशी जिम्मेदार है। हुकूमत ने मोदी ने जिस तरह ट्रंप को जवाब नहीं दिया वो जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जिम्मेदार हैं, और उनकी जो विदेश नीतियां हैं उसके हिसाब से वो जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस तरह से जवाब नहीं दिया जाना और उनका नाम लेते ही आप पानी पीने लग जाते हैं। जी जी। तो अभी ये भी एक खबर आई है कि सितंबर में शायद इनकी मुलाकात हो सकती है। तो कल भी हमने यही बात की थी कि जब मुलाकात होगी तो आपको मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उसमें ये बात ट्रंप से कहलवानी चाहिए कि भाई जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें उसको रोकने में आपकी कोई भी भूमिका नहीं थी। जिस तरह से हमने देखा कि 35 से 36 दफ़ा ये कहा जा चुका है कि
ट्रम्प की तरफ से या ट्रम्प की जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से या ट्रम्प का जो क्या बोलते हैं व्हाइट हाउस की जो प्रेस रिलीज़ करते हैं उनकी तरफ से कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था या जंग चल रही थी वो हमने रुकवाई है, वो भी व्यापार की धौंस दिखा करके, ट्रेड की धौंस दिखा करके। तो इस पे भी एक बातचीत, एक लंबी बातचीत होनी चाहिए, और ताकि आप फिर बाद में यहाँ पे जो अपोजिशन है वो जिस तरह से सवाल उठा रही है आप उसका जवाब देने में कामयाब हो। लेकिन अभी तक आप जवाब ही नहीं दे रहे। जब आप जवाब नहीं देंगे तो अपोजिशन का काम ही है कि आपकी विदेश नीतियाँ क्या हैं, आपके देश के अंदर की नीतियाँ क्या हैं, उन सबके बारे में सवाल करने की। जब वो सवाल करते हैं तो लोकसभा को स्थगित कर दिया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया हो रहा है, इतना वक्त ज़ाया हो रहा है, और अपोजिशन जो है वो लोकसभा को या संसद को अच्छे से चलने नहीं दे रहा। चलने जब देगा जब आप उनकी बातों का सही से जवाब देंगे। आप अगर जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ रैलियों में जा कर के अपोजिशन को एक देश का दुश्मन साबित करेंगे, तो वहाँ पे ऐसे नहीं होता है। जब आपके लिए एक जगह मुकर्रर की गई है कि वहाँ पे आपसे अपोजिशन सवाल करेगा और उस सवाल का जवाब आपको वहीं देना है, लेकिन आप वहाँ जवाब नहीं दे करके सिर्फ रैलियों में जवाब देते हैं। बहरहाल खामोशी को ऐसा लगता है कि अपनी आदत सानिया बना लिए हैं उन्होंने। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर याजिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।